निहाल साहब का जो दबदबा की आप बात कर रहे हैं, तो एक आध आप मुझे मिसाल दीजिए ना कि भाई कौन ने क्या काम किए थे, कहने कैसा दबदबा था, तो मैं उस पर फिर जवाब दूँ या उस पर बात करूँ। ज़रा आप एक आध बात आप मुझे बता दो कि निहाल साहब ने अपने दबदबे से, कुर्सी और पैसे का मामला चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ये कल पीछे भी आपको एक साथ दिखे थे, कल भी आपको एक साथ दिखेंगे। गठबंधन में कुछ चल वल नहीं रहा है, सिर्फ आवाम को ये बताने के लिए कि आवाम कोई भागे ना हमारे पास से। रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ सम्मान। पिछले कुछ दिनों से हमने एक एपिसोड की एक मुद्दे की शुरुआत की जिसका नाम दिया कि क्या शहर में सियासी दबदबा लीडरों का ख़त्म होता जा रहा है या कमज़ोर होता जा रहा है। शहर में लीडरों का सियासी दबदबा कितना बचा है, शहर में आवाम लीडरों पर कितना भरोसा कर रही है, लीडरों की क्या कमज़ोरी है, क्या खूबी है। सारी सियासी जमातों से हम मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं और आपके सामने उन मुलाकातों को पेश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जनता दल के अबू शुएब निहाली से बात की। उसके पहले हमने मुफ्ती इस्माइल के करीबी माने जाने वाले कारी जाहिद से बात की। आज हम एनसीपी के जो लीडर हैं असलम अंसारी साहब, इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या शहर में सियासी दबदबा कायम है या कमज़ोर होता जा रहा है। असलम साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है कि आप काफ़ी सालों से मालेगांव की सियासत में एक्टिव हैं। तो पहला सवाल मेरा यही है, क्या शहर में आज के टाइम 2023 में क्या शहर में लीडरों का सियासी दबदबा विकार कायम है या कमज़ोर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। रिसाइट टुडे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमको इस लायक समझा कि भाई यहाँ बुलाए और हमारा इंटरव्यू ले रहे। आपका जो सवाल है कि लीडरों के दबदबे के ताल्लुक से, तो जो लीडर दबदबे की बात करते होंगे तो मैं समझता हूँ उनका दबदबा कम हुआ होगा, उनका दबदबा ख़त्म हुआ होगा। अल्लाह करम से हमारे लीडर शेख रशीद साहब, हमारे लीडर आसिफ शेख साहब और हमारी पार्टी के मेंबरान और वर्कर का कोई दबदबा अल्लाह करम से कहीं कम नहीं हुआ है। ये अपनी अपनी सोच है। मैं नहीं समझता हूँ कि दबदबे की कौन सी बात करते हैं। जहाँ तक दबदबे की बात है, मैं आपको दो चार मिसाल दूंगा। आसिफ भाई ने साइजिंग के मामले में, जिनको साइजिंग बंद करने का नोटिस मिल गया था, जिनको क्लोज़र का नोटिस मिल गया था, उसको चालू करवाने में सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर में आसिफ शेख रशीद साहब का हाथ रहा है और उन्होंने उनकी बंद साइजिंग भी चालू करवाई और जो साइजिंग पे आफत आई थी उसको भी दरगुजर करवाया। एनजीटी में जो केस चालू था दिल्ली में, उसको भी अच्छा वकील का मशवरा, अच्छे वकील का नाम शेख आसिफ ने ही सजेशन किया था, जिसको उस वकील से फिर बुनकर भाई साइजिंग मालकान मिले और वो केस भी हम अल्लाह करम से जीते। अब दबदबे की जहाँ बात आती है शेख रशीद साहब की ताल्लुक से बोलो तो अभी आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, अभी आपने देखा होगा कि ये सुनने में आया था पेपरों में, कमिश्नर साहब ने ऐसा दिए थे कि हर घर से 600 रुपया स्वच्छता के नाम पे, घंटा गाड़ी की जो आती है कचरा लेने उसके नाम पे, वो 600 रुपया हर घर में पानी नल पट्टी के साथ लगाने वाले हैं। शेख रशीद साहब को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने मोर्चे का ऐलान किया और मोर्चा ले के गए। कमिश्नर को उससे रुकना पड़ा। वो 600 रुपये तो घरगुती के लिए था, कारखाने के लिए कम से कम 2000 रुपये था, साइजिंग के लिए कुछ था और तो होटलों वालों के लिए कुछ था, दुकानदारों के लिए कुछ था, लेकिन वो सब काम रुका। एक पैसा वो केरपट्टी पे बढ़ा नहीं सके। ये दबदबा ही तो है और दबदबा कायम में बताना चाहिए। अच्छा असलम भाई, जब भी शहर में दबदबा या लीडरशिप की बात आती है तो अक्सर से लोग कहते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं या लड़वा रहे होते हैं, जो कुछ पार्टियां हैं,
कि 2001 से पहले जो बात आ जाती है कि नेहा साहब का जो दबदबा था या उसके पहले का जो दबदबा था वो 2001 के बाद नज़र नहीं आता, ये कहाँ तक है सही है और इसका क्या जवाब रहेगा? नहीं, देखिए दबदबे की जो बात है, मैं निहाल साहब का भी दौर देखा हूँ। मैं जब 2007 में पहली बार इलेक्शन चुन के आया तो निहाल साहब भी मेरे साथ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चुन के आए थे। मैं उनके साथ भी मेंबर रहा, मैं शेख रशीद साहब के साथ भी मेंबर रहा, मैं आसिफ साहब के साथ भी मेंबर रहा और मालेगांव के लीडरों के साथ मैं मेंबर रहा। लेकिन निहाल साहब का जो दबदबा की आप बात कर रहे हैं, तो एक आध आप मुझे मिसाल दीजिए ना कि भाई कौन ने क्या काम किए थे, कहने कैसा दबदबा था, तो मैं उस पर फिर जवाब दूँ या उस पर बात करूँ। ज़रा आप एक आध बात आप मुझे बता दो कि निहाल साहब ने अपने दबदबे से क्या किया था, जब मुझे याद आ जाएगा। तो फिर ये सर लोग क्यों ये बात करते हैं कि निहाल साहब आज के टाइम में निहाल साहब होते तो ये ऐसा नहीं देखना। 12 नवंबर का मामले में बहुत ज़्यादा नाम चला कि निहाल साहब अगर होते तो इतना मामला नहीं होता था, 1 साल लोग कैद बंद में नहीं रहते थे। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या उनके टाइम में जेल नहीं हुआ करती थी या उनके मैं इसीलिए आपसे पूछा, रिसाइट टुडे चैनल के माध्यम से आपसे पूछा मैं कि निहाल साहब का कौन सा दबदबा था जो दबदबे की आप बात कर रहे हैं या और कोई करते होंगे। बहरहाल आप 12 नवंबर की बात करें तो मैं 12 नवंबर पे मैं जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गए तो हमने एक बहुत बड़ा जलसा अली अकबर हॉस्पिटल के सामने लिया था। उस जलसे में मेरा भी भाषण था और मैंने अपने भाषण में कहा था कि 12 नवंबर जैसा वाक़या मालेगांव शहर के लिए आज कम से कम मुसीबत है, इससे बड़ा वाक़या हमारे सामने नहीं है। और जो अवैसी साहब ये बोलते थे, ये बोल के गए थे कि मैं हर 2 महीने में 1 महीने में आऊँगा और हमारे आमदार साहब से हिसाब लूँगा। 12 नवंबर का वाक़या हुआ, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा वाक़या था, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि 1, 2, 3 साल में कोई उससे बड़ा वाक़या हुआ। तो मुझे बताओ, मैं वहाँ स्टेट से बात बोला था कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा वाक़या है और आज हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैसी साहब मालेगांव नहीं आए। 12 नवंबर वालों को के आंसू पोंछने के लिए अवैसी बिरादर कोई भी नहीं आया। अगर कहीं उनको शादी उदी की दावत मिली तो वो बाहर गांव गए, लेकिन मालेगांव में वो आज तक कदम नहीं रखे जब से 2 महीने का बोल के गए। क्या मौजूदा एमएलए ने 12 नवंबर के मामले में कुछ नहीं किया? आपको क्या लगता है? आपने ये सवाल मेरे से पहले भी लोगों से किया और उन्होंने बोले, और हमारे जलसे से वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि भाई पत्थर लाया गया था, पत्थर वहाँ था नहीं। ये तो आमदार साहब खुद ही बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किए, फिर इस पर बात करना ही फजूल है। जब एक आदमी ये बोल रहा है कि यार 12 नवंबर के वाक़े में पत्थर था नहीं, लाया गया था, तो उनके बारे में तो कुछ बोलना ही गलत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पत्थर कोई भी लाया। और वहाँ पर ब्रिज का काम चालू था, सबको मालूम है। जहाँ पुलिस खड़ी थी वहाँ भी पत्थर पड़ा था, जहाँ आवाम खड़ी थी वहाँ भी पत्थर पड़ा था। तो पत्थर क्या पुलिस की तरफ भी किसी ने लाया था क्या? अगर ये बोलते हैं कि यहाँ आवाम की तरफ किसी ने पत्थर लाया था, तो क्या पुलिस की तरफ भी किसी ने पत्थर लाया था? ये सब पत्थर की बातें झूठी है, बेबुनियाद है। आमदार साहब ने ये बात की है, जबकि लोग बेचारे 1-1 साल बन रहे, उनके घर वालों से आप जाके पूछो कि उनके ऊपर क्या बीती, उनके बीवी बच्चों से पूछो। अच्छा, अभी जैसे आपने एमएलए का भी बताया, तो आज एमएलए शिप को 4 साल के ऊपर हो चुका है। कुछ महीनों में, 8-10 महीनों में नया इलेक्शन होना है। तो पिछले 4 सालों में आप चूँकि एक एमएलए के साथ में रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने काम शहर के लिए हो सकते थे और कितने नहीं हो पाए? ये अच्छा सवाल किया आपने। आसिफ भाई जब आमदार थे तो उनका एक मिशन था कि भाई रोड गटर तो मेंबर बनाए, कारपोरेशन का काम है, और मैं शहर में जो कारपोरेशन नहीं कर पाई वो करना चाहता हूँ। और उन्होंने किया,
मालेगांव की आवाम ने खुली आंख से देखा। किसी को नहीं मानना है वो ना माने, लेकिन ये जो ब्रिज है जिसको टोच के उसका काम रुकवा के इतनी स्लो ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज 22 करोड़ की लागत से आसिफ शेख रशीद ने बनवाया है और बनने का काम चालू है। इसको मालेगांव के जो लीडर है शेख आसिफ के काम को रोकने के लिए उसको बार बार उसको अड़थड़ा दिया जाता, बार बार रोका जाता, रुकवाया जाता कि भाई ये जितना लेट होगा तो आसिफ भाई की बदनामी होगी। मैं बोलता हूँ अब आसिफ भाई क्या बदनामी होगी। वो 22 करोड़ में कोई मुझे बता दे कि पैसा नहीं आया था, कि ऑर्डर नहीं आया था, कि ब्रिज का काम नहीं चालू था। हमारी किस्मत खराब, शेख आसिफ की किस्मत खराब। ये मानो कि जब ब्रिज का काम चालू था तो हमने मौसम देख के काम नहीं चालू किया और काम शुरू हुआ और वैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा, कुदरत की तरफ से बारिश बहुत ज़्यादा मालेगांव शहर में हुई और कीचड़ का दौर ख़त्म ही ना हो, बेमौसम बारिश हो। और वो कीचड़ की वजह से लोगों को ये लगा कि भाई अगर ये ब्रिज बनता नहीं तो ये रोड अच्छी रहती और उसका भुगतान आसिफ भाई को भुगतना पड़ा। मैं बोलता हूँ कि ऐसा ब्रिज, हिल स्टेशन, तुमको बोलो स्टेडियम, आज जहाँ बच्चे हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं वो स्टेडियम किसने बनाया? वो इसके स्टेडियम किसने बनाया? अगर वाल कंपाउंड किसी ने बनाया तो वाल कंपाउंड का हमारा पूरा 1 करोड़ का बजट आया था। मांझी में जो 2009 में आमदार आए थे मुफ्ती साहब, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दी, लेकिन उसमें से आधा दादा भूसे साहब लेके चले गए। मालेगांव मध्य का पैसा बाह्य में चला गया, किसी ने नहीं रोका ना। तो वहाँ का पैसा भी तो एमएलए साहब का कहना है कि दादा भूसे साहब की तरफ से भी तो पैसा वो कुछ ला रहे हैं शहर के काम के लिए। मैं मेरी मालूमात के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया। आपने और इतने बैनर लगे हैं साहब। सही बात है, बैनर लगे, बैनरों का तो दौर है। मैंने कुछ बैनर पे देखा, सब गांव में जितने एड़े लोग हैं, पागल लोग हैं, उनका भी बैनर है। तो वो क्या मैसेज देना चाहती है? अब आपको मैं बता दूं कि मालेगांव महानगर पालिका ने एक ठहराव की थी कि 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से हमको मिलना चाहिए। और दादा भूसे साहब ने वो हमसे वादा किया था, हम साथ में थे उनके, तो वादा किए थे कि भाई लाएंगे काम और इन्हें दोनों तरफ आधा आधा बांट लेंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए 30% उधर 70% इधर, लेकिन हमने सोचा जब ला रहे वो तो 50% भी चलेगा। लेकिन उन्होंने लाए तो 7 करोड़ रुपया मालेगांव को मिला और बाकी का 93 करोड़ वो उधर लेके चले गए, बाह्य में लेके चले गए। शेख रशीद साहब इसी बात से आज भी नाराज़ है। हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मालेगांव का कोई दूसरा लीडर रहता तो ये बात को नज़रअंदाज करके दादा भूसे साहब के पीछे पीछे घूमता, क्योंकि आज वो सत्ता में है, आज ओहदे पे है। लेकिन शेख रशीद साहब ने इसकी परवाह ना करते हुए बोले, गलत बोले, झूठ बोले, मेरे को धोखा दिए, मेरे को चलेगा नहीं आदमी, कितना भी बजट लाए कितना भी ना लाए, मैं अपनी काबिलियत पे बजट लाऊंगा। और शेख आसिफ साहब ने देखो बजट लाया और बजट ला के आज ना तो नगर सेवक है ना तो आमदार है, कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने रोड बनाई और पायदार रोड बनाई, जिसको मालेगांव शहर अपनी खुली आंख से देख रहा है। अगर आमदार साहब ये सोचते होंगे कि वो उनके फंड से जो उनको मिलता है, ये कोई भी अगर कोई शहर का कोई भी आमदार चले जाए, 80 साल का बूढ़ा जाए या 22 साल का जवान आमदार जाए, उसको भी वो फंड मिलता ही मिलता है। तो वो फंड ला के अगर कोई रोड बनाता है तो कोई बहुत भारी कमाल नहीं करता। शेख आसिफ जैसा कुछ नहीं रह गए। इसके पहले भी मुफ्ती साहब 2009 में जब इलेक्शन जीते, 14 में जब हारे, 14 के बाद उन्होंने एक रोड बनाई हो तो आपके चैनल के माध्यम से वो बोले मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा। आज शेख आसिफ साहब कुछ नहीं रहते हुए रोड बना रहे हैं। मालेगांव की आवाम अपनी खुली आंख से देख रही है। पिछला जो इलेक्शन हुआ तो आसिफ शेख रशीद एक अलग थे, बाकी का जितने भी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां मिल के एक महागठबंधन नाम से गठबंधन बनाया गया था। वो गठबंधन में आज ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आवाम के कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो है जो चल रही है। तो आप जब देखते हैं गठबंधन को
तो आपको क्या महसूस होता है और इस पर आप अपना क्या ख्याल रखते हैं? अच्छा सवाल है आपका। दरअसल मालेगांव की आवाम एक बात अच्छी तरह समझ ले, एक बात बहुत अच्छी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सारी पार्टियाँ मिल के एक साथ लड़ी और आमदार साहब चुन के आए। शेख आसिफ, शेख रशीद और इनकी जो पार्टी के लोग थे, ये एक ही पार्टी के लोग थे, ये एक साइड लड़े और ये इलेक्शन हार गए। जो बहुत सारे लोग गठबंधन बना के आए तो वो इलेक्शन जीत गए। एक आदमी की ताकत ने मालेगांव में अगर 25 करोड़ रुपए लाया 4 सालों में, तो 25 लोग मिलके या 4 पार्टी मिलके कितना फंड लाई गवर्नमेंट से, ये मालेगांव की आवाम को सोचने का मुकाम है। और आप जो बोल रहे हैं इनके बीच में कुछ चल रहा है, इनके बीच में सिर्फ कुर्सी और पैसे का मामला चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ये कल पीछे भी आपको एक साथ दिखे थे, कल भी आपको एक साथ दिखेंगे। गठबंधन में कुछ चल वल नहीं रहा है, सिर्फ आवाम को ये बताने के लिए कि आवाम कोई भागे ना हमारे पास से। ये आवाम इनसे सवाल कर सकती है, जो मैं आपको बताया कि 4 पार्टी मिल के अगर शहर में राज कर रही है तो उन्होंने दिया क्या है, शहर की आवाम को क्या दिया। अभी आपने देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ा है उसके ताल्लुक से पावरलूम बुनकरों ने एक एहतजाज करने की कोशिश की और किया उन्होंने। उसको कैसे डायनामाइट किया गया जब तुम सब साथ में हो। क्योंकि यहाँ पे तो मालेगांव शहर में ये होता है कि अच्छा हुआ तो ये लोगों ने करे, बुरा हुआ तो शेख रशीद खान वाले ने करा। यही वजह से आज जो गिरना डैम का मसला रुका है ना, यही वजह से रुका है। ये लोग बोलते हैं अगर इनकी हर तरह से जहाँ हार जाते हैं और ये इनको सोचना पड़ता और सुनना पड़ता कि ये तो शेख रशीद ने लाया है, तो ये फिर आखिरी में ये बोल देते अरे वो तो मोटर से पानी आता, जैसे मोटर का बिल यही भरते, ये तो पानी ख़राब है। अरे पानी अगर ख़राब है तो हुकूमत खुद वो डैम पे पाबंदी लगा देगी। कोई पानी ख़राब नहीं रहता, और पानी ख़राब भी रहा तो हमारे फ़िल्टर में आके सब पानी अच्छा हो जाता, चाहे तलवाड़ा का हो चाहे गिरना डैम का हो। और तुम तलवाड़ा का क्या जमजम का पानी है, वो क्या ख़राब नहीं हो सकता? वो भी झाड़ी झंकाड़ी से और मट्टी में से होते हुए आता है। सिर्फ तलवाड़ा से मालेगांव तक पाइपलाइन है, उसके आगे चंकापुर से एक बहुत बड़ा एरिया, मैं समझता हूँ कि 30-40 किलोमीटर का एरिया है जो चंकापुर से तलवाड़ा तक आता है। वो तो नदी नालों के जरिए आता है, तो पानी तो दोनों वैसे ही है। अच्छा, एमआईएम जनता दल अभी तो हस्ब इख्तिलाफ में आपके सामने यही 2 पार्टियां नज़र आ रही हैं। ये दोनों पार्टियों का गिराव बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया जो चौथा सुकून कहा जाता है, ये तो वो बताएंगे किसका गिराव बढ़ा है किसका घटा है। लेकिन जहाँ गठबंधन की बात आपने बोला था, मैं शायद मेरी बात अधूरी रह गई वहाँ, तो गठबंधन कल भी था, आज भी है अंदर से, और कल भी रहेगा खुल के। बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये थे हमारे साथ असलम अंसारी साहब, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें की। अब आपको अगर इन सारी बातों पर कुछ अपनी राय रखनी है, कुछ बात करनी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी मुद्दे पर हम और भी लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं और वो जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।